हेलो, वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक पे। सी शार्प में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, राइट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि आपके थ्रू आउट द डॉट नेट करियर और इवन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करियर वेरिएबल्स का इस्तेमाल इसेंशियल है। लाजमन आपको वेरिएबल्स यूज़ करने होंगे, राइट? और कॉन्स्टेंट्स भी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का यूज़ हम डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। जब आप किसी नंबर या स्ट्रिंग या किसी भी वैल्यू को टेम्परेरी स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। बेसिकली हम कोई एक वैल्यू है उसको हम रीयूज़ करना चाहते हैं बार बार, राइट? तो बार बार मैं कहीं 10 बार बार तो ये नहीं लिखूँगा ना मैं बेसिकली। तो मैं रीयूजेबल बनाने के लिए एक वेरिएबल का सहारा लूँगा। हम एक वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल का यूज़ करके हम अपनी वैल्यू को रीयूज़ कर सकेंगे फॉर ओवर एंड ओवर, राइट? मान लीजिए वेरिएबल एक डब्बा यानी एक बॉक्स है जिसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं ओवर एंड ओवर। एग्जाम्पल, लेट सपोज हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का बनाने का तरीका ये होता है सी शार्प में कि सबसे पहले आपको एक टाइप बतानी पड़ती है। डोंट वरी, हम टाइप्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग अभी समझ लें कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए, अच्छा बेसिकली जब कोई ये कहता है ना कि हम वेरिएबल बना रहे हैं, तो दरअसल इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ एज, राइट? अब एज, हर पर्सन की एज नंबर ही में होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एज कोई करेक्टर्स हों या ये कोई अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट हो। यूजुअली हम लिख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन ज़्यादातर जो एज है, लेट सपोज आप किसी से किसी की एज पूछते हैं तो ही माइट से कि 21, 19 और मे बी 4, राइट? तो एज यूजुअली नंबर में ही होता है, राइट? तो नंबर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें एक डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं इंटीजर। फिर वेरिएबल, फर्स्ट आपको डेटा टाइप देनी है, आफ्टर दैट आपने वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ एज, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 25, ठीक है? इस तरीके से देखिए हमारी वैल्यू क्रिएट हो जाती है, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब मैं इस वेरिएबल को रीयूज़ कर सकता हूँ, विच मीन्स अगर लेट से मैं इसको कंसोल पे प्रिंट कराऊँ एज, और अब एप्लीकेशन रन करते हैं तो ये एज मेरा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए रीयूजेबिलिटी कैसे अचीव होती है। लेट सपोज़ मुझे बार बार कंसोल पे, यानी बार बार अपने कंसोल पे प्रिंट कराना है 25। तो इसका याद देखें, तो इसका बेसिकली जो ओल्ड वे होता, अगर मैं वेरिएबल ना बनाता तो मुझे कुछ ऐसा करना होता, बार बार 25, 25, राइट? अब क्या हो रहा है, अब मैं इस अप्रोच से बच रहा हूँ और मैं वेरिएबल को रीयूज़ कर रहा हूँ। तो वेरिएबल बनाने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ये डेटा होल्ड कर लेते हैं। इनका बेसिक पर्पज़ यही है कि ये डेटा होल्ड करते हैं और हमें रीयूज़ करने की सलाहियत देते हैं, राइट? यहाँ इंट डेटा टाइप ये हमें ये बताता है कि इस वेरिएबल में नंबर टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटीजर में किसी और टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी ये नहीं कर सकते आप कि लेट सपोज़ मैं नाम स्टोर करता हूँ, ये नहीं हो सकता, राइट? और बेसिकली अगर मैं किसी चीज़ का नाम या कोई अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ तो उसको स्टोर कराने का बेसिक तरीका ये होता है कि मैं इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करता हूँ और उसमें स्टोर कराता हूँ, राइट? ये मैंने स्टोर करा लिया। अब देखिए एक एरर मेरे पास आ रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर, राइट? तो इंटीजर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसमें सिर्फ नंबर्स स्टोर करने ही की सलाहियत है। ये सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकता है, एनी नंबर।
आप कोई भी नंबर स्टोर कर लीजिए, इट डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज नंबर है ये सही काम करेगा, ठीक है। टाइप एनोटेशंस, वेल टाइप एनोटेशन क्या होते हैं? देखें सी शार्प जो है हमारी, ये एक टाइप सेफ लैंग्वेज है, मतलब हर वेरिएबल को डिफ़ाइन करते वक्त उसका टाइप बताना लाजमी होता है, ये इसेंशियल है, आप नहीं बताएंगे एरर आ जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंट हटा दूं और जस्ट एज समथिंग सम नंबर इसमें स्टोर करा दूं। ये कह रहे हैं, देखें एरर आ रहा है, द नेम एज डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। वेल आपको जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे उससे पहले आपको उसकी डेटा टाइप देनी ज़रूरी है, राइट। तो सी शार्प बेसिकली एक टाइप सेफ लैंग्वेज है। जिस तरह का आप वेरिएबल बना रहे हैं, मतलब जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, उसको डेटा टाइप देनी लाजमी है, राइट। डेटा टाइप नहीं देंगे वेरिएबल नहीं बनेगा और डेटा होल्ड नहीं हो पाएगा। तो डेटा टाइप देने से ये पता चलता है कि इस वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है। लेट सपोज एक एग्जांपल है, मैं एक 10 नंबर है मेरे पास जिसको मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो जैसे अभी हम देख चुके हैं कि अगर कोई नंबर मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है तो मैं इंटीजर टाइप का सहारा लूँगा, राइट। तो मैं लेता हूँ इंट यूज़र काउंट इक्वल्स 1000। ये यूज़र काउंट वेरिएबल मेक श्योर करता है कि इसमें नंबर ही स्टोर हो सकता है, अदर दैन एनी नंबर आप इसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप ही इंटीजर है, राइट। इंटीजर टाइप हमारे पास सिर्फ नंबर्स स्टोर करने के लिए ही काम आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करके, एंड वाई नॉट, इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं एलिस को विदाउट स्ट्रिंग नहीं दे सकता, ये सी शार्प में अलाउ नहीं है। जब आप किसी का नेम, किसी पर्सन का नेम आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, या इवन कोई मैसेज या कुछ भी चीज़ जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, करेक्टर वे में हो, तो लाजमी है कि आप उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे। बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है? ये इन्वर्टेड कॉमास, इनको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट कहते हैं, राइट। तो आपने एक वेरिएबल बनाया यूज़र नेम, इसकी डेटा टाइप मेक श्योर कर रही है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स एंड कैरेक्टर्स ही स्टोर हो सकते हैं, इसमें आप नंबर्स स्टोर नहीं करा सकते। मैं ये नहीं कर सकता कि इसमें ये कर लूँ, ये एरर आ जाएगा। क्यों? वेल यूज़र नेम अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स इनको स्टोर करने के लिए ही काम करेगा, और ये हमें इसकी डेटा टाइप से पता चल रहा है। तो वेरिएबल्स की डेटा टाइप मेक श्योर करती हैं कि जिस तरह का वेरिएबल की डेटा टाइप है उसी तरह का उसमें डेटा स्टोर होगा। आप ये कर सकते हैं कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें आप। तो अब ये नंबर नहीं है बेसिकली, आप इस इंटीजर वेरिएबल पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप इस स्ट्रिंग पे कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। ये हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम कैलकुलेशंस वगैरह कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन आप मेक श्योर अभी इतना जस्ट समझ लीजिए कि हम स्ट्रिंग पे, इवन मैंने नंबर ही स्टोर किया है लेकिन एज एन स्ट्रिंग, एज एन कैरेक्टर टाइप स्टोर हुआ है, तो इस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ इंट और स्ट्रिंग एक टाइप एनोटेशंस हैं, यानी ये डेटा टाइप्स हैं। वेल अगर आपसे कोई कहे कि टाइप एनोटेशंस क्या होती हैं, तब आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये डेटा टाइप्स ही हैं, राइट। और डेटा टाइप से ये पता चलता है कि ये किस टाइप के वेरिएबल्स हैं और इनमें किस टाइप का डेटा आ सकता है, राइट। कंपाइलर्स, सी शार्प में कंपाइलर क्या होता है? वेल बेसिकली जब आप सी शार्प का कोड लिखते हैं तो वो डायरेक्ट मशीन को समझ नहीं आता। उस कोड को, ये जो मैंने कोड लिखा है, ये डायरेक्ट मेरा मशीन को नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या लिखा है। मैं जब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक कंपाइलर एक्टिव होता है और वो मेरे इस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि हमारी एप्लीकेशन उसको समझ सके। मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कोड कन्वर्ट हो जाता है कि जिससे हमारा कोड हमारी मशीन समझ सके कि हमने क्या लिखा है, हमारा कोड हमारी मशीन समझ सके कि हमने क्या लिखा है। मैं कोई गलत डेटा स्टोर किसी भी चीज़ में नहीं कर सकता। मेरा कंपाइलर हर टाइम पे मेरी हेल्प करेगा, मुझे गाइड करेगा कि भाई कोड गलत लिखा जा रहा है, आप इसको ठीक कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, राइट। या अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल मैंने बनाया है, उसको कोई वैल्यू दी है, और अगर मैं उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूं तब भी कंपाइलर एक्टिव हो जाएगा और उसी वक्त मुझे तुरंत बता देगा
कि मैं किसी कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो कंपाइलर के बेसिक काम क्या हैं? वेल, दो तीन तरह के इसके काम हैं। ये जब मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ तब दोबारा कंपाइलर एक्टिव होता है, लेकिन तब उसकी स्टेट ये होती है कि वो मेरे कोड को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करे ताकि जिससे मेरी मशीन समझ सके। दूसरा कंपाइलर का काम होता है कि एरर्स डिटेक्ट करना। अभी देखिए ये एरर डिटेक्ट कर रहा है कि मैंने एक डिफरेंट टाइप में। कंपाइलर्स बेसिकली करते क्या हैं? वेल, कंपाइलर्स के बहुत सारे काम होते हैं। ये कोई मिस्टेक अगर हो, कोड टाइपिंग करते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो तो ऑटोमेटिकली हमारे विजुअल स्टूडियो में एक एरर अकर हो जाता है। आप नोट करेंगे कि अगर मैं इसमें कुछ करेक्टर स्टोर कराने की कोशिश करूं, अब आप नोट कर रहे हैं कि एक एरर आ रहा है। ये एरर पता कैसे चला विजुअल स्टूडियो को कि भाई यहाँ एरर आना है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली समथिंग समथिंग स्ट्रिंग टू इंट, जो भी एरर्स आ रहे हैं ये एप्लीकेशन को अभी तो रन भी नहीं हुआ तो पता कैसे चल रहा है? वेल देखें, जो सी शार्प का जो कंपाइलर है वो दो तरह से वर्क करता है। एक, अभी मैंने एप्लीकेशन रन नहीं करी, जस्ट मैं एडिटर पे या आईडीई पे अपने कोड टाइप कर रहा हूँ, तो इस टाइपिंग के दौरान भी मेरा कंपाइलर एक्टिव है। पर इस स्टेट पे जिस तरह का ये इसकी एक्टिवनेस है वो ये है कि ये बस सिर्फ कोड चेक करता है कि मैं कुछ कोड गलत तो नहीं कर रहा। यानी अभी मुझे मेरा कंपाइलर बता रहा है कि मैंने इंटीजर टाइप के वेरिएबल पे कुछ अल्फ़ाबेट या कोई कैरेक्टर टाइप स्टोर कराने की कोशिश करी है। इसका फ़ायदा ये है कि मुझे रन होने से पहले जो भी एरर्स वगैरह होंगे मैं उनको रिजॉल्व करूँगा ताकि अच्छे से अच्छा और सही से सही, बेहतर से बेहतर कोड लिखा जा सके। एक डिफरेंट टाइप के वेरिएबल में एक डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कराने की कोशिश करी है तो कंपाइलर मुझे गाइड कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। और कंपाइलर हमारी हेल्प करता है कि हम सही से सही कोड लिख सकें। इम्प्लिसिट टाइपिंग, सी शार्प में एक और फीचर होता है जिसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइपिंग। वेल, इम्प्लिसिट टाइपिंग क्या होते हैं? जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब हमें उसे हर हालत में डेटा टाइप देनी होती है, कुछ वैल्यू देनी होती है और वेरिएबल का नाम होता है और उसमें वैल्यू स्टोर करा देते हैं हम। ये है हमारा कन्वेंशनल वे जिसके थ्रू हम वेरिएबल बनाते हैं। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। अच्छा, बाय द वे, वेरिएबल्स के बीच में आप ऐसे स्पेस नहीं दे सकते, ये रूल वायलेशन है सी शार्प में नेमिंग कन्वेंशन की, हम इसे भी फ्यूचर में देखेंगे। तो ये तो हमारा कन्वेंशन वे है जिस तरह से हम वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट। लेकिन इम्प्लिसिट टाइपिंग क्या है? क्या मैं विदाउट डेटा टाइप दिए कुछ ऐसा कोड लिख सकूं कि जब मैं वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराऊं तो मेरे वेरिएबल को पता चल जाए कि यार इसकी टाइप क्या है? वेल, लकीली सी शार्प हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है, राइट। हम वार कीवर्ड है जिसका यूज़ करते हैं और वार कीवर्ड की मदद से हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और जब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है तब आपके वेरिएबल को पता चलता है कि उसकी डेटा टाइप क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var लेंथ 10। अब अगर मैं, अच्छा देखें, जब मैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर होवर करता हूँ ना तो मुझे आगे उसकी डेटा टाइप पता चल जाती है कि ये एज 2 वेरिएबल किस तरह का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है या किस तरह की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये इससे ठीक आगे आप देख सकते हैं इंट लिखा है। इस इंट को देख के मुझे समझ आ रहा है कि इसमें कोई वैल्यू जो स्टोर होगी तो वो किस टाइप की होगी, राइट। अब जब मैं लेंथ के ऊपर होवर करूँगा तब आप नोट कर रहे हैं लेंथ की डेटा टाइप भी है, मुझे इंटीजर बता रहा है। हालांकि मैंने इसको इंटीजर नहीं दी, मैंने जस्ट वैल्यू दी है। इसने अपनी टाइप डिक्लेयर कर ली कि ये किस टाइप का वेरिएबल हो सकता है, राइट। तो इम्प्लिसिट टाइपिंग्स ये होते हैं, हम var कीवर्ड का यूज़ करके इम्प्लिसिट टाइपिंग बनाते हैं और जब हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, लेट सपोज मैं इसमें अगर 22 असाइन करता हूँ तो ये अभी नंबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें अगेन वो नेम स्टोर करा लूँ, कोई कैरेक्टर, कोई अल्फ़ाबेट, तो अब आप नोट कर रहे हैं इसकी टाइप चेंज हो गई है, स्ट्रिंग हो गई है इसकी टाइप। तो इम्प्लिसिट टाइपिंग्स हमारे पास ये वो टाइप होते हैं कि जब हम डेटा किसी भी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तब स्टोर करने के बाद इनको पता चलता है कि इनकी टाइप क्या है, राइट। कंपाइलर समझ जाता है कि जब हम
किसी भी var टाइप के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कराएंगे, तब कंपाइलर समझ जाता है कि इसकी डेटा टाइप क्या होनी है। अभी कंपाइलर को इसकी मदद से ही हमें पता चला, या इस वेरिएबल को पता चल रहा है कि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। कंपाइलर को यहाँ भी पता चल रहा है कि इस नेम वेरिएबल की डेटा टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन याद रखें, var यूज़ करने का एक बेसिक रूल है, आपको वेरिएबल बनाते वक्त, यानी वो वेरिएबल जो आप var कीवर्ड की मदद से बनाएंगे, उनको लाजमी हर हालत में वैल्यू असाइन करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने जस्ट एक वेरिएबल बनाया, एक नाम दिया बुक टाइटल और यूँ छोड़ दिया। ये नहीं कर सकते आप। क्यों? var का एक तो बेसिक आप ये रूल याद रखिए कि var का एक रूल है, जब भी var कीवर्ड से वेरिएबल बनेगा तो उनको कोई ना कोई वैल्यू देनी तो लाजमी है। ये तो बेसिक रूल है, ये तो आपने याद रखना है। लेकिन ये सिंटैक्स इनवैलिड इसलिए है क्योंकि वैल्यू देना तो ज़रूरी है। जब भी आप var कीवर्ड का यूज़ करेंगे, देखिए जब भी आप var कीवर्ड की मदद से वैल्यू बनाएंगे तो उनको वैल्यू देनी लाजमी है। देखिए ये सिंटैक्स इनवैलिड है क्योंकि वैल्यू ज़रूरी है जब भी var कीवर्ड का यूज़ करें। जब कोई टाइप यूज़ करके आप वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी टाइप हो सकती है, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी टाइप यूज़ करके जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, तब मेमोरी पे उन वेरिएबल्स को कुछ वैल्यू दी जाती है या कोई मेमोरी दी जाती है। बेसिकली जो भी आप वेरिएबल स्पेसिफिक टाइप यूज़ करके बनाएंगे तो पीछे आपकी रैम या जो भी मेमोरी होती होगी लोकेशन, वहाँ पर इन वेरिएबल्स को स्पेसिफिक मेमोरी दी जाती है। और याद रहे, वेरिएबल की टाइप पर डिपेंड करता है कि किस वेरिएबल को कितनी मेमोरी देनी है, राइट। लेकिन जब var टाइप का यूज़ करके वेरिएबल बना दिया पर आपने उसको वैल्यू नहीं दी, तो हमारी एप्लीकेशन को या हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि इस वेरिएबल को किस टाइप का होना है। और जब उसको टाइप ही पता नहीं चलेगी तो मेमोरी पे कितनी, यानी आपकी रैम पे या हार्डवेयर जो भी मेमोरी लोकेशन होती है, उस लोकेशन पे इन वेरिएबल्स को कितनी मेमोरी अलॉट करनी है ये भी पता नहीं चलता। यानी वेरिएबल का मेमोरी साइज़ कितना होना चाहिए ये भी पता नहीं चलता। तो एक चीज़ समझिए, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप का यूज़ करके, तब आपकी रैम पे उन वेरिएबल्स को कोई ना कोई मेमोरी दी जाती है। और याद रहे, हर टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी है। मिसाल के तौर पर ये इंटीजर है, लेट सपोज़ इनको कुछ केबीज़ में मेमोरी दी जाती राइट, कुछ केबीज़ में हो सकता है स्ट्रिंग को एमबीज़ में मेमोरी दी जाती हों, राइट। हर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हर वेरिएबल की अलग अलग मेमोरी होती है। तो जब मैं var कीवर्ड का यूज़ करूँगा और मैं कोई वैल्यू ही असाइन नहीं करूँगा, तो मेरे वेरिएबल को पता ही नहीं चलेगा कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। और जब टाइप का ही पता नहीं चलेगा तो मेमोरी लोकेशन पे इसको कितनी मेमोरी अलॉट करनी है ये भी हमारे कंपाइलर को और प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए var कीवर्ड पे वैल्यू देना ज़रूरी है। जब भी var कीवर्ड का यूज़ करेंगे वैल्यू देनी है आपने। नाउ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ एक वेरिएबल है ये int h2, अभी इसकी वैल्यू है 25। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं इसकी वैल्यू दे सकता हूँ h2 = 30, राइट। अब cw टैप और ये मैं एक्स्ट्रा कोड हटा देता हूँ, इसकी अभी हमें नीड नहीं है। एच यहाँ भी प्रिंट करते हैं कंसोल पे, कॉमा यहाँ भी प्रिंट करते हैं कंसोल पे, राइट। तो आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट प्रिंट हुआ 25, आफ्टर दैट मेरा प्रिंट हुआ 30। इट मीन्स कि मैं अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ और मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, राइट। लेकिन एक रूल याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग टॉप टू बॉटम चलती है। यानी अगर मैंने स्टार्टिंग में एज की वैल्यू 25 दी और बाद में आके मैंने एज की वैल्यू मैंने 30 कर दी और बाद में आके मैंने एज की वैल्यू -30 कर दी, तो अब आफ्टर दैट मैं जितनी बार भी एज को यूज़ कराऊँगा मुझे एज की वैल्यू -30 ही मिलेगी। और लाइन नंबर 9 से पहले मैं जितनी बार इस h2 वेरिएबल को यूज़ करूँगा यहाँ मुझे 25 मिलेगा, क्योंकि मैं लाइन नंबर 11 पे आके अब एज की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ,
राइट। तो ये रूल आपने याद रखना है कि प्रोग्रामिंग टॉप टू बॉटम चलती है। जो वैल्यू पहले दी आपने वो बाद में चेंज हो सकती है, और जब चेंज हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो चेंज्ड वैल्यू ही अब उस वेरिएबल की वैल्यू हो गई है, राइट। तो इसी तरीके से मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, नेम जॉन, कंसोल डॉट राइट लाइन, नेम्स जेन, कंसोल डॉट राइट लाइन। आप नोट कर रहे हैं वेरिएबल मेरा एक ही है, नेम। फर्स्ट इसकी वैल्यू जॉन असाइन करी थी, उसके बाद लाइन नंबर 21 में हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो होता ही है प्रोसेस कि पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाती हैं और न्यू वैल्यू फिर अब उसमें असाइन कर दी जाती हैं, राइट। तो ये हमारा है कि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नाउ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वैसे देखें, कॉन्स्टेंट्स एक यूजुअली फेयरली काफ़ी इजी टॉपिक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो बाद में चेंज नहीं हो सकती। यानी कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल बनाते वक्त ही आपने हर हालत में उनको वैल्यूज़ देनी होती है, लाजमी इनको वैल्यूज़ देनी होती हैं, और ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती हैं। लेट सपोज जैसे मैं बनाता हूँ इंट रेडियस 5, तो रेडियस किसी भी चीज़ की वैल्यू चेंज हो सकती है। 10, आप देख रहे हैं कंपाइलर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, ये बिल्कुल अलाउ है। लेकिन अगर मैं इस रेडियस को कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट वैल्यूज़ वो होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे आपके पास पाई की वैल्यू हो गई, जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती। तो हम प्रोग्रामिंग में भी ऐसे वेरिएबल्स बना सकते हैं कि जिनकी वैल्यू हमें पता है कि भाई ये बाद में चेंज नहीं हो सकती। कोई स्पेसिफिक ऐसा इंटरेस्ट रेट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो हम कैलकुलेट करें, कुछ ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसको हम चेंज ना करें। तो यूजुअली उनके लिए हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, आगे डेटा टाइप यूज़ करते हैं और वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने रेडियस को कांस्टेंट किया, अब आप नीचे देख रहे हैं कि जब उसमें वेरिएबल रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तब एक एरर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर। C# में यूजुअली जो एरर्स आते हैं 50-50% वाला यूजुअली मामला होता है। ये 50% एरर इतने डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि आपको पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या एरर का मतलब क्या है, राइट। लेकिन ये कांस्टेंट पे एक ऐसा एरर आ रहा है कि जिसके डिस्क्रिप्शन से यूजुअली इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। वेल, इसका मतलब सिंपल यही है कि ये कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। आप इस वेरिएबल को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि याद है कांस्टेंट रिप्लेसेबल नहीं होता है, ये वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। आप यूज़ कर सकते हैं, कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं, किसी और वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, ये C# के रूल के ख़िलाफ़ है। मैं एक और वेरिएबल अगर बनाऊँ, लेट सपोज R, तो उसको मैं रेडियस असाइन कर सकता हूँ, ये बिल्कुल अलाउ है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि R कांस्टेंट नहीं है। R जस्ट एक नॉर्मल वेरिएबल है जो एक कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ कर रहा है। R को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, तब आप नोट करेंगे मेरा R भी वही एग्जैक्टली प्रिंट करेगा जो मेरा रेडियस है। तो रेडियस में जो वैल्यू थी वही R पे आ गई है, सही है। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। उनको डिफाइन करने के लिए आपको कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देता है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर सम अप करते हैं। यूजुअली ये वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स पे था। लेक्चर देखें, इतना हार्ड नहीं है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर है। आप कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल जब यूज़ करेंगे तब आपको उसे डेटा टाइप देनी होगी। डेटा टाइप देने से ये पता चलता है कि इस वेरिएबल को या किसी भी वेरिएबल को कितनी मेमोरी अलॉट करनी है, ताकि वो कितना अमाउंट ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कोई वेरिएबल बनाया तो मैं उसको इनफाइनाइट डेटा स्टोर करा सकता हूँ, नहीं। हर वेरिएबल की अपनी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन डिपेंड करता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वेरिएबल की लिमिटेशन का पता चलता है कि इसको मेमोरी लोकेशन पे कितनी मेमोरी अलॉट हुई है इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, और अब उस मेमोरी के अकॉर्डिंग ये कितना डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है। वेरिएबल बनाने के लिए आप डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं।
बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, हम ये सब डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन एक इम्प्लिसिट टाइप भी होती है आपके पास। आप कोई वेरिएबल बगैर डेटा टाइप के बनाना भी चाहें, var की मदद से आप बना सकते हैं। लेकिन एक थंब रूल याद रखिएगा कि जब आप ये वेरिएबल बनाएंगे तब आपको इनको फ़ौरन ही वैल्यू असाइन करनी है, क्योंकि जब तक आप इनको वैल्यू असाइन नहीं करेंगे वेरिएबल को पता नहीं चलेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। और जब वेरिएबल को ये पता ही नहीं चलेगा कि डेटा टाइप क्या है, तो मेमोरी लोकेशन पे इसको कितनी मेमोरी अलॉट करनी है ये भी आपके प्रोग्राम को, आपके एप्लीकेशन को पता ही नहीं चलेगा। तो ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है, किस हिसाब से काम करेगा, ये चीज़ कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगी अगर आप var टाइप के वेरिएबल्स को फौरी तौर पे वैल्यू ना दें। तो इट मीन्स आपको वैल्यू देना ज़रूरी है। और वैसे भी देखिए कंपाइलर हेल्प करेगा हमारी। कंपाइलर क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है कि कोड लिखने में, कोड को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में, एरर्स आएँ तो उनको डिटेक्ट करने में, बहुत सारे काम में ही हमारी हेल्प करता है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेल कॉन्स्टेंट्स ऐसे वेरिएबल होते हैं कि जिनको जिस टाइम पर वेरिएबल बनाएंगे तब आप उनको लाजमी वैल्यू देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 5 यहाँ से वैल्यू हटा दूँ और बस इसको मैं बाद में वैल्यू असाइन कर दूँ, नहीं, एरर आ जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टेंट्स ये चेंज नहीं हो सकते, ये फिक्स वैल्यू होती हैं। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.142, तो ऐसे ही आप दे सकते हैं इस तरह की कॉन्स्ट को वैल्यू। इनकी वैल्यू रीयूज़ कर सकते हैं पर इनमें वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को स्टार्ट करेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।